हमारे प्यारे भारत में फिलहाल के लिए एक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो चर्चा का विषय एक्चुअली क्या है। वो चर्चा का विषय है ये आपका गजट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो गजट ऑफ इंडिया आपको दिखाई दे रहा है ये फिलहाल के लिए चर्चा का विषय। ये यूजीसी से संबंधित जो नए रूल्स आए हैं, एक नए कमेटी बनाने की जो बात हुई है उससे रिलेटेड पूरे भारत भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ पूरे इंडिया के अंदर जो ना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो छात्र संघ हो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, जाति विशेष के लोग हैं वो भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल के लिए। अब ये ऐसा विरोध प्रदर्शन करने वाला क्या ही तो नियम आ गया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा इन शॉर्ट बता देता हूं क्या है ये चीजें, और आप भी फिर अपना उस पर पक्ष रख सकते हैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते। सवाल ये है कि यूजीसी है क्या। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको बोलते हैं हम लोग। 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी और 1956 में इसके लिए कानून लाया गया, तो इसको एक संवैधानिक बॉडी बना दिया गया, एक टाइप की स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है ये। नई दिल्ली के अंदर आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देखने को मिलेगा। इसका मेन काम है यूनिवर्सिटी के लिए रूल बुक है, समझ लो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है ये यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए लाइक न्यू कोर्सेस अप्रूव करना वो काम है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देना वो भी काम। नई यूनिवर्सिटी नए कॉलेजेस को अप्रूवल देते हैं। कई बार समय समय पर यूजीसी फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी जारी करती है कि ये यूनिवर्सिटी फेक है या ये यूनिवर्सिटी वैलिड है। टीचर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, टीचर्स के लिए लाइक टेस्ट होते हैं, नेट जैसे टेस्ट देते हो आप लोग, नेट का एग्जाम देते हो, जीआरएफ है, एसआरएफ है, इनके लिए पीएचडी वगैरह बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के प्रोग्राम देना। यूनिवर्सिटियों को फंडिंग देती है, ग्रांट देती है, ताकि वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर नए कैरिकुलम, नए कोर्सेज, न्यू टीचिंग स्टाफ, टीचर्स को सैलरी एक्सेट्रा देना, वो काम भी यूनिवर्सिटियों का ठीक ढंग से चलता रहे। ये सब काम एक्चुअली यूजीसी का ही है। समय समय पे जो है ना इस यूनिवर्सिटी के चलते हुए नए नए कोर्सेज भी ऐड किए जाते हैं, तो पूरा ओवरऑल यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलेट करने का काम है वो यूजीसी का है। अब फिलहाल के लिए यूजीसी इतना चर्चा में क्यों आ गया, उसकी वजह है आपके पास में कुछ नए नियम। और नए नियम है क्या सर यूजीसी के, वो बताता हूं। हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने के लिए बात की गई है, ईओसी कहते हैं उसको। ईओसी जो बनेगा ना, ये पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद करने में काम करेगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी बनेगी, जिसको समता समिति के नाम से जानेंगे। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। और इस कमेटी का कार्यकाल होगा 2 साल का, इस कमेटी का कार्यकाल होगा। अब सारा खेल इस कमेटी पे ही जुड़ा हुआ है, एक्चुअली सारा खेल इस बात से जुड़ा हुआ है। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा ये कमेटी बनाने के लिए इन्होंने कहा क्यों है। ये कमेटी बनाने के लिए कहा इसलिए गया है, मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग दिखाता हूं, इसी गस्टेड की आप लोगों को दिखाता हूं। ये भेदभाव से संबंधित है। इस कमेटी बनाने का उद्देश्य ये है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग अथवा इनमें से किसी भी सदस्य के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण क्षमता एवं समावेश को संवर्धन देना है। बस सारा खेल इसमें है, इन्हीं से संबंधित। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि देखो भारत में ना आरक्षण व्यवस्था आई थी, वो चलो एक अलग बात हुई, लेकिन मुद्दा मेन स्टार्ट किस बात से होता है कि ये जो जाति विशेष है उनके लिए कई बार जो है ना छोटे शब्द यूज किए जाते हैं। आपने खैर किसी स्वर्ण जाति के लिए जनरल कैटेगरी में जो पढ़ते हैं उन लोगों के लिए कोई भी आपने जाति सूचक शब्दों का नाम सुना ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं सुना होगा कि इनको इस बात के कह के लिए उनको ऐसे चिढ़ा दिया गया है या उनको गाली दी गई है उस जात का नाम लेके भी पर्टिकुलरली। लेकिन अक्सर अनुसूचित जाति के लिए, अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा सरकार ने भी ऑफिशियली, मैंने करंट अफेयर भी पढ़ाया था कि चूड़ा, चमार, भंगी, मोची ये शब्द जो है ना केंद्र सरकार के लिए लिख के दिए थे केंद्र सरकार को कि इन शब्दों को हटा ही दिया जाए। इवन अब तो हरिजन शब्द भी यूज नहीं करना है कहीं पे भी, ये भी मैंने थोड़े दिन पहले करंट अफेयर पढ़ाया था, क्योंकि इन शब्दों अनुसूचित जाति यूज करो, हरिजन वर्ड ही मत यूज करो कहीं पे। हालांकि महात्मा गांधी जी ने शब्द दिया था, लेकिन अभी ये शब्द यूज नहीं करना, क्योंकि आज के जमाने में इस शब्द का यूज भी किसी को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इस शब्द को हटा दिया गया।
अब एक्चुअली कॉलेज में क्या होता है, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो दिव्यांग है, या कॉलेज में देखने को मिलता है जो किसी एक पर्टिकुलर नस्ल का है, पर्टिकुलर धर्म का है, उसके लिए उनको जो है ना प्रताड़ित किया जाता है। तो अब कह दिया गया कि एक कमेटी बना रहे हैं हम, पर्टिकुलर एक ऐसी कमेटी बनानी है, और इस कमेटी के अंदर जो है ना भेदभाव अगर होता है किसी भी बच्चे के साथ में, वो बच्चा इस कमेटी में जाके शिकायत करेगा और उसका निवारण बहुत जल्दी होगा, विद इन 24 आवर्स जो है ना उसका निवारण हो जाएगा। ये कहा है। इस कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे वो भी बता देता हूं। संस्थान प्रमुख पदेन इसमें अध्यक्ष होंगे, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक कर्मचारी जो टीचर्स के रूप में अतिरिक्त हो सकता है वो सदस्य के रूप में मेंबर होगा, व्यवसायिक अनुभव रखने वाला नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में, 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेल में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधि के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा विशेष आमंत्रित के रूप में। 2 ऐसे बच्चे होंगे जो कॉलेज में टॉप, देखा ही होगा ना कॉलेज में 1-2 बच्चे तो ऐसे ही होते ही हैं जो हर चीज में बड़े आगे होते हैं, या तो स्पोर्ट्स में आगे होता है, स्पोर्ट्स का स्टार स्टूडेंट होता है, ये वो एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा होता है, आर्ट एंड कल्चर में अच्छा हो सकता है, वो हो सकता है छात्र नेता भी हो सकता है, वो कोई भी ऐसे 2 बच्चे जो उत्कृष्ट कार्य में लगे हुए होंगे, उन 2 बच्चों को इसमें रखा जाएगा इस कमेटी में। समान अवसर केंद्र का समन्वय पदेन सचिव के रूप में काम करेगा। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। इस कमेटी में यह बात इंपॉर्टेंट है, 2 साल का इस कमेटी का कार्यकाल होगा। विशेष आमंत्रियों का कार्यकाल जितना भी है, जो विशेष है इनका 1-1 साल का होगा, इनका कार्यकाल जो है ना 2-2 साल के लिए डिसाइड किया जाएगा। अब इस कमेटी के अंदर जो है ना, इस कमेटी का काम क्या है सर? इस कमेटी का काम मैं आपको आराम से एक चीजें बता रहा हूं। कमेटी का काम इतना ही है, अभी मैंने आपको ओवरऑल कह ही दिया है कि समाज का जो एक वंचित ग्रुप है उसको एक्चुअली प्रोटेक्शन देने से संबंधित काम है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई हमें। अब इसके लिए क्षमता हेल्पलाइन है। ये बच्चों, अगर किसी बच्चे को मान लेते हैं कोई ओबीसी बच्चा है, कोई मान लेते हैं दिव्यांग है, कोई मान लेते हैं एससी है, कोई एसटी है, कोई ईडब्ल्यूएस है, इन सभी को क्या कह दिया गया, अगर आपके साथ कहीं पे भी कोई प्रताड़ना होती है तो आप समता हेल्पलाइन पर स्थापित संचालित करेगा, 24 घंटे जो काम करेगी, मतलब आप ऑनलाइन भी जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकते हो, बशर्ते यदि किसी महाविद्यालय की समता हेल्पलाइन किसी कारणवश कार्यशील नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई भी और कोई कॉलेज होगा वहां पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। शिकायत दर्ज करवाने के अंदर अंदर आपको 24 घंटे में उसका जो है ना सॉल्यूशन मिलेगा। पर आप मान लो खुद ही उससे संतुष्ट ना हो, कोई झूठी शिकायत कर दे तो आप अपील कर सकते हो। इसके लिए 30 दिनों के भीतर लोकपाल समक्ष अपील कर सकता है वो बच्चा। बाद में हो सकता है ये टीचर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट ही हो, कोई टीचर से रिलेटेड भी आप शिकायत कर सकते हो। तो 30 दिनों की अवधि के अंदर आप लोकपाल के पास में जाके उसको अपील करवा सकते हो। ठीक है सर, ये बात भी हो गई है। अब ये तो आपको एक ओवरऑल मैं आपको फिर बता देता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके पास में। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी ईओसी बनेगा, मेन पॉइंट है। ईओसी पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद करेगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी बननी है। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। इसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाएं दिव्यांग होगा और 2 साल का इसका कार्यकाल होने वाला है। ठीक है बात। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पे प्रॉपर नजर भी रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग होना जरूरी है। 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख के 7 दिनों में आगे की कार्रवाई स्टार्ट करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट करेगा ही करेगा। ये तो ओवरऑल नियम हो गए। बात आती है, सारी मैंने आपको नियमों के बारे में सब बता दिया है। सवाल एक निकल के आता है कि इनका विरोध क्यों हो रहा है सर? विरोध होने का सबसे पहला कारण है भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई गई है। नियमों में एससी एसटी ओबीसी महिलाएं और दिव्यांग शामिल है। जर्नल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, सिर्फ आरोपी माना जा रहा है। क्या गारंटी है कि आप कैसे कह सकते हैं नियम बनाने वाले कि ये अपराध केवल और केवल एससी एसटी ओबीसी इनके साथ ही होते हैं? क्या किसी जर्नल कैटेगरी के बच्चे के साथ अपराध नहीं होते? क्या मतलब क्या गारंटी है कि जनरल कैटेगरी के लिए अपराध ही नहीं होगा? अब मान लो उसके लिए अपराध होते भी हैं तो इस कमेटी के पास वो जाएगा। इस कमेटी के पास में जैसे ही वो जाएगा तो उसमें क्या है, उसमें एससी एक मेंबर है, एसटी का एससी एसटी का मेंबर है, ओबीसी का भी मेंबर है, उसमें महिलाएं बैठी है, उसमें दिव्यांगजन भी शामिल है, फिजिकल हैंडीकैप जिनको बोलते हैं, पर उसमें जनरल कैटेगरी का नहीं है पर्सन।
हाँ, हो सकता है संभवतः ये दिव्यांग जो है ये खुद जनरल कैटेगरी का हो, इट मे बी, चलो ऐसा चांसेस लगा सकते हैं कि इट मे बी ऐसा हो सकता है, पर चांसेस क्या पता ना भी हो। तो फिर वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर सकता है। अब हो सकता है उसकी गलती भी ना हो, तो बिना गलती किए भी वो सहम जाएगा कि वो अपने आप में साइकोलॉजिकली ये सोच सकता है कि यार मेरा तो पक्ष यहां पे कोई रखने वाला ही नहीं है, मैं किसको अपनी बात जाके समझाऊं कहूं। इस बात के लिए विरोध हो रहा है। पहली बात यह है, झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। हालांकि फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं की गई है। अब मान लेते हैं एग्जांपल से किसी ने शिकायत कर दी है, झूठी शिकायत कर दी है, जो कि होना स्वाभाविक है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसका देखो, नियम लेके आए हैं, नियमों में कोई दिक्कत नहीं है। लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? लोग विरोध ये कर रहे हैं कि नियमों का गलत उपयोग किया जाएगा। जो बच्चे बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं, उनको हो सकता है इनका इसी अब कमेटी का नाम लेके और किसी तरीके से उनको फंसा दिया जा सकता है, उनका करियर चौपट कर दिया जाएगा। जो बच्चा हो सकता है बड़ा टैलेंटेड हो, ठीक ढंग से पढ़ाई कर रहा हो, ठीक ढंग से, और यूनिवर्सिटी में ना छोटी मोटी लड़ाइयाँ, कॉलेज में छोटी मोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है। ये आम बात है। आप लोग भी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, हम लोग भी पढ़े हैं, सबने देखा हुआ है। जो पढ़ रहे हैं वो देख रहे होंगे अच्छे तरीके से। छोटी मोटी बातें अक्सर होती रहती है, आजकल थोड़ी ज्यादा भी होने लग गई है ये। और वो एक्चुअली बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। वो कहते हैं ना कि बच्चों की लड़ाई मियाँ बीवी की लड़ाई जैसी है, सुबह हुई है, शाम तक आते आते, दोपहर तक आते आते वो आपस में वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। और बहुत कोई मेजर लड़ाई वाली बात नहीं होती है। ठीक है, लड़ाई हुई है, 2 घंटे 3 घंटे बाद में आपस में दोस्त आपस में बोलने लग गए। लेकिन हो सकता है अब इस बात का कोई हथियार बना ले, कोई दूसरा दोस्त इस बात को भड़का दे, कह दे कि देख देख तेरे लिए ऐसा कह दिया, तू जा उस SC ST कमेटी जो बनाई गई है, एक नई कमेटी के अंदर जाके उसकी शिकायत कर दे, उसको अच्छा मजा चखा दे। आगे वो दुनिया जिंदगी में कभी भूल के नहीं करेगा, उसको मजा चखा, उसने ऐसे कहा है। और उस समय हो सकता है ऐसा वो करे, हथियार का प्रयोग कर ले, संभावनाएं है। मैं ये बता रहा हूं लोगों के विरोध की वजह, मैं आप लोगों को ये चीजें ऐसे नहीं बता रहा हूं कि अपने तरफ से, मैं बता रहा हूं लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, उनके बारे में शेयर कर रहा हूं आपसे मैं। तो ऐसा कहते हो सकता है, तो हो सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई फिर उस बच्चे का तो करियर पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। अब कानून तो बने, जैसे दहेज प्रताड़ना वाला समझिएगा आप लोग। अब दहेज से संबंधित जो मामले हैं, क्या वो सारे सच होते हैं? आज के वर्तमान समय में आप अपने परिवार के अंदर जो है ना, किसी को कोई जानना पहचानने वाला, एक बार पता तो होगा, आप इसी समाज में रहते हो। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने सुना समझा है, 80%, क्या पता ये आंकड़ा ज्यादा भी हो, 90 भी चला जाए, केस आजकल झूठे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि दहेज के लिए कोई प्रताड़ित करते नहीं है, बहुत फैमिलियां होती है, खराब भी होती है, जो वाकई लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, वाकई दहेज के लिए दुखी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे फैमिली है, ज्यादातर फैमिली ऐसी भी है जो बहुत ठीक ठाक है, लेकिन लड़कियां सिर्फ और सिर्फ इस बात का इस्तेमाल कर लेती है कि भैया हम तेरे पे ये शिकायत कर देंगे। वकील को और पुलिस को सबको इस बात का पता है, वो उन्हीं की लड़की के पक्ष में ही रहते हैं। और बहुत बार लड़के वाले जो फैमिली है ना, वो कोर्ट में या थाने में जहां पे उनको बुलाया जाता है, तो वहां सारे के सारे सहमे हुए होते हैं। भले ही उनका चाहे कोई डर, कोई गलती हो या ना हो, स्टिल वो जो है ना सहमा हुआ महसूस करते हैं इस बात के लिए कि हमारे समाज में बदनामी होगी, हम क्या मुंह दिखाएंगे। अब गलती हो ना हो सकता है एट द एंड उनकी कोई गलती ना निकले, एकदम सही हो, लड़की की टोटली गलती निकल जाए, स्टिल उनके वो जो भी साल बीतते हैं तो उनके लिए बहुत खराब हो जाता है। जो आज के समय में खुद ये पुलिस मानती है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी है, उनकी तो मैं उनकी जबानी बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी पुलिस के अंदर है, काम कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पे, इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी बच्चे बहुत सारे हैं, कांस्टेबल की पोस्ट पे भी है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी है। तो जब भी उनसे मिलना होता है तो अक्सर कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताते भी हैं, लेकिन कहते हैं सर क्या करें, हमें भी पता है झूठा केस है, बट चलती लड़की वालों की है। तो भविष्य का डर ये है, हो सकता है ये कानून सही भी हो, देखो इनके रिजल्ट तो देखो समय बताएगा। आज तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आज तो विरोध प्रदर्शन करे ना करे तो अलग बात है। चलो हो सकता है कोई बुद्धिजीवी हो, ज्यादा दूरदर्शी हो, तो हो सकता है उनका वो रिजल्ट ज्यादा जानते होंगे, हमारी समझ क्या पता इतनी हो भी ना।
मुझे तो ऐसा लगता है कि समय ही चीजों को बता पाएगा, समय के बाद ही पता लगते हैं चीजों में लूप होल है या नहीं है। भाई मान लो मैं एक अध्यापक हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद ही तो आपको पता लगेगा ना कि टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया है, टॉपिक में डाउट रहे हैं कि नहीं रहे हैं। या मान लो मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, उसके आप एमसीक्यू करने लगे, फिर ही आप समझ पाएंगे कि मुझे ये वाली चीज दोबारा पढ़नी चाहिए, ये वाली चीज सर से पूछनी चाहिए। तो ऐसा ही है, समय के बाद ही पता लग पाएगा इनका नियमों का तो भी क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी के लिए संभावना ये है ऐसा हो सकता है। मतलब मुद्दा ये है कि जो जनरल कैटेगरी है उनको इससे सबसे पहले इनको आरोपी की तरफ से देखा जा रहा है, और उनमें भी पर्टिकुलर लड़कियों को भी किसी तरीके से, जैसे लड़कियों की कमेटी में शामिल किया भी गया है, लड़कियों को किसी तरीके से भी सेफ प्रोटेक्शन मिल जाता है। जनरल कैटेगरी उसमें भी लड़के, उनके लिए जो है ना यहाँ पे जीना दुर्लभ है, उनको मतलब टारगेटेड रखा जा रहा है। इससे ये साफ पता लग रहा है 24 घंटे में कार्रवाई का नियम गलत है, इसका गलत इस्तेमाल करने की आशंका ज्यादा है। भाई उसका हो सकता है मिस यूज कोई कर ले। आजकल छात्र राजनीति करते ही रहते हैं, और उसमें हो सकता है कि उनको किसी को दबाना हो, किसी को इलेक्शन में। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के रिसेंट इलेक्शन देखे होंगे, कितने जोरों शोरों पे आजकल बड़े लेवल पे इलेक्शन होने लगे, बड़े बड़े राजनेता उनके प्रचार करने आने लग गए। भविष्य में शायद ये और बड़े लेवल पे जाए, तो इसका तो गलत इस्तेमाल हुआ ही पड़ा है। भाई ये नहीं कहते कि होगा ही, लेकिन संभावना ज्यादा होती है कि गलत इस्तेमाल, जैसे मैंने वो दहेज वाला एग्जांपल आपके आगे लिया। और इसका विरोध क्यों है? इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व है ही नहीं। मैंने कहा दिव्यांग है, वो दिव्यांग इट में भी जर्नल हो सकता है, बट अलग से ऐसे जर्नल कैटेगरी का भी पर्सन इसमें होना चाहिए था, ताकि देखो अब मान लेते हैं किसी जर्नल कैटेगरी के बच्चे के ऊपर, मैं मेरा एग्जांपल लेके चल पड़ता हूं, मेरे पे किसी ने आरोप लगाया, मैं वहां पे गया, तो अब मैं समझाने के लिए जस्ट कह रहा हूं आपको, तो मैंने कहा, तो मैंने आगे देख, मेरे माइंड में पहले साइकोलॉजिकली क्या होगा, ऐसी कैटेगरी के बच्चे पे आरोप लगा है, तो वो ये समझ जाएगा, मन से को पता रहेगा कि आगे टीम में एक ऐसी पर्सन बैठे हैं, शायद वो मेरी बात, मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे। महिला अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ, लड़की समझ लेगी कि हाँ आगे वहां पे कोई लड़की बैठी है तो मेरे लिए शायद बात सुन ले। दिव्यांग है तो उनको भी कोई सुन लेगा, एसटी के लिए भी हो जाएगा, ओबीसी के लिए भी है वहां पे। जनरल कैटेगरी का कोई पर्सन है तो जनरल कैटेगरी के पर्सन वो पहले से ही इस बात से डर जाएगा, मेरे लिए कोई सुनने वाला तो शायद कोई वहां पे है ही नहीं। तो वो अपने आप में खुद ही शायद हो सकता है कि घबरा जाए, या क्या ही हो सिचुएशन, साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो ईओसी इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य जो है ना जरूरी नहीं है। ईओसी और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई और सदस्य जरूरी नहीं है, तो इससे कमेटी के फैसले एक तरफा होने का सबसे बड़ा डर है। कॉलेज सजा के डर से सही फैसला नहीं ले पाएंगे। नियम, अच्छा मान लो किसी कॉलेज ने एग्जाम्पल से कह दिया कि मैं इसको अप्लाई नहीं करना चाहता, तो यूजीसी कहेगा हम तेरे को कोई ग्रांट नहीं देंगे, कोई तुम्हें कुछ जो है ना यहाँ पे फंडिंग नहीं मिलने वाली है, इवन तुमसे सदस्यता भी रद्द कर देंगे। ये सीधा कहा है, नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकने और सामान्य जो मान्यता है वो रद्द करने का प्रावधान है यहाँ पे। डर के कारण कॉलेज मेरिट के आधार पर जो है ना वो निर्णय ले ही नहीं पाएंगे प्रॉपर। यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे से बाहर होने का भी आरोप है, यानी कि विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी एक्ट अकादमिक मानकों तक सीमित है। एक्ट में जातीय भेदभाव या उत्पीड़न पर सीधे नियम बनाने की जो है ना वो बात है ही नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए एक्चुअली जो है ना इसका विरोध प्रदर्शन अभी फिलहाल के लिए चल रहा है पूरे देश के अंदर। अब मेरे लेवल से अगर मैं बात करूं, भी मुझसे ही पूछो तो देखो, जब भी मैं किसी क्लास में पढ़ाने जाता हूं, ऑफलाइन क्लास में या कभी किसी जगह पे सेमिनार वगैरह देना होता है, तो जब जितने भी बच्चे बैठे होते हैं तो मुझे तो केवल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की नज़र से नजर आते हैं कि हाँ ये विद्यार्थी है, भी कोई लड़की है कोई लड़का है, विद्यार्थी बैठे मेरे आगे। टचवुड मुझे कभी ये चीज़ का ना तो महसूस हुआ है और ना ही कभी ऐसी चीज़ें सच में भी मन में आई है कि ये उस समाज का है या उस जाति का है। भूख लगी होती है तो मेरा और मेरे विद्यार्थियों का ऐसा संबंध है, भूख लगी है तो साफ कह देता हूँ, यार टिफिन कोई खाना खा रहा होता है तो चलो साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं। ये बड़ा एक सिंपल सा संबंध है अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में, तो ऐसा ही चलता है। और उसी के चलते वो विद्यार्थी पढ़ भी ठीक ढंग से पाते हैं, क्योंकि ज्यादा पता नहीं लगता कि किस समाज और किस धर्म का कुछ है। असल में तो शुरुआती दिनों में जब हम हमारे भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे कोई ये धर्म जाति का कोई लॉजिक था ही नहीं। असल में आप कर्म मूलक हुआ करते थे। अगर आप वेद पढ़ोगे, वैदिक कल्चर मतलब आप पढ़ोगे, वैदिक कल्चर में आप वेद में पढ़ोगे, ऋग्वेद पढ़ोगे, और ऋग्वेद में आप लोग पढ़ने वाले होंगे एक 10वां मंडल पढ़ोगे। 10वें मंडल में आप लोग पढ़ने वाले होंगे टोटल 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था।
जिसमें से ब्राह्मण पढ़ोगे, क्षत्रिय पढ़ोगे, वैश्य पढ़ोगे, शूद्र पढ़ोगे। भगवान के चरण कमल से शूद्र है, जांग से निकले हैं वैश्य है, और बाजुओं से बाहों से निकले हैं कौन? क्षत्रिय, और मुख से निकले हैं ब्रह्मा। लेकिन ये एक्चुअली ऐसे नहीं कहलाते थे, ये जैसे कर्म करते थे वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मण का काम है एजुकेशन देना, क्षत्रिय का काम है डिफेंस, वैश्य का काम व्यापार, शूद्र है सर्विसेज में। कोई पर्सन पैदा शूद्र परिवार में हुआ है, काम वो एजुकेशन से रिलेटेड कर रहा है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। ये क्रम मूलक व्यवस्था थी शुरुआत में। जाति सूचक, जाति चीजें, जाति से डिफाइन करना, ये तो आगे जाके समाज में नेगेटिविटी फैलनी स्टार्ट हुई थी, समाज में कुरीतियां आनी स्टार्ट हुई थी। हालांकि जैन और बौद्ध धर्म ने इनको हटाने का प्रयास तो किया था, लेकिन उतने हद तक तो हट नहीं पाई। आज ये एक बड़ा विकराल रूप ले चुकी है। रही बात आरक्षण वगैरह की चीजों की, आरक्षण का तो मतलब यह होता है कि समाज का एक नीचे तबका है उसको ऊंचा उठाना और समाज में इक्वलिटी देना। संविधान तो यही कहता है इक्वलिटी देना। सही बात है, कोई खराब बात नहीं है। बहुत लंबे समय से महिलाओं को मतलब आपने केरल के त्रावणकोर की घटना कई बार सुनी होगी, मुझसे भी क्लासेस में हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उनको कई बार समझाया है मैंने। कपड़े, शरीर के आधे हिस्से पे, ऊपर वाले हिस्से पे कपड़े जो है ना वो पहनने पे टैक्स देना पड़ता था, तो उसके लिए भी मतलब बहुत प्रताड़ना सही है। कहने का मतलब ये है एक समाज के नीचे के तबके हिस्से ने प्रताड़ना सही है, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई थी, तो उनको वंचित थे, तो उनको थोड़ा अधिकार ज्यादा दिए। अब पावर बढ़ाएंगे तभी तो जाके वो समाज में बराबर आ पाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ ये जो एक्ट बन रहे, पावर भी मिल रही है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में आज से 10-50 सालों के बाद में कहीं ये ना करना पड़ जाए कि स्वर्ण जाति के, मतलब अब फॉरवर्ड क्लास कह दीजिएगा या जनरल कैटेगरी के लड़का बचाओ, लड़के बचाने के अभियान लाने पड़ जाएं। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट की गई थी ना, हरियाणा से स्टार्ट की गई, आपको पता होगा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था, क्योंकि हरियाणा का ही एक्चुअली सेक्स रेशो 879 था 2011 के अनुसार, सबसे कम सेक्स रेशो था हरियाणा का। उसको सुधारने के लिए यकीनन सुधरा भी है, 2025 तक एट द टाइम ऑफ बर्थ 923 तक पहुंच गया है ये। ठीक है, देशव्यापी अभियान चला नेशनल लेवल का, पर उसमें लड़कों को भूल गए। अब फिर अभियान तो ये चलाना पड़ा ना, बेटा बचाओ नशा भगाओ, लड़के सारे नशे के गर्त में चले गए, चक्रव्यूह एस्केप लाना पड़ गया, क्योंकि लड़के सारे नशे के गर्त में, नशे में या किसी और उलझन में। बचाना तो इनको भी है ना, बचाने का मतलब ये नहीं है कि घर में रखना, बचाने का मतलब ये भी तो है ना सीधे रास्ते पे भी जाए, सीधे रास्ते जाए सीधे रास्ते आए। बाइज्ड कंडीशन नहीं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना वो ये चीज समझ नहीं पाती, उनको भेदभाव महसूस। नेपाल में ये हुआ था ना, ऐसे ही चीज है। वो जनता, बच्चे भड़के क्यों? कहते इनकी राजनीता के बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे ऐशो आराम कर रहे हैं, उनको इंटरनेट वगैरह सब कुछ मिल रहा है, सब लग्जरियस लाइफ मिल रही है, हम पढ़ के भी वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। आजकल की जनता, आजकल के बच्चे, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा चीजों को समझ पाते होंगे। आजकल के बच्चे समझ पाते हैं बराबर की चीजें। मुझे नहीं लगता आजकल का बच्चा ये समझता होगा, जहां तक मैंने बच्चों के साथ में अपने अनुभव शेयर कर पाता हूं या बच्चे अपने अनुभव मेरे को बताते हैं, तो उनको ये जाति धर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके सारे ही अच्छे दोस्त होते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो पूछते भी नहीं है ज्यादा इसके बारे में। उनको फर्क पड़ता है कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना एफर्ट्स डाल रहा है। एफर्ट्स डाल रहा है तो कहते हैं वो आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एफर्ट्स नहीं डाल रहा तो पीछे जाओ। बच्चे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में जाके जनरल कैटेगरी के लड़कों के साथ में नुकसान ज्यादा हो जाए, उनको डरा डरा उनके साथ मिसयूज ये कानून का ना हो जाए। थोड़ा बहुत रिफॉर्म शायद हो, इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाई इनके बारे में सोचो, ऐसा ये जाति पाति वाली बातें क्यों कर रहे हो, ये डिवाइड क्यों कर रहे हो। अच्छा, जनता सरकार की तरफ क्यों विरोध कर रही है सर? ये इसलिए कर रही है, सरकार के लिए कहते हैं वोट परसेंटेज, वोट बैंक। सरकार को इसलिए कहा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि तुम केवल वोट परसेंटेज बनाना चाह रहे हो, तुम वही जो मार्लियामेंटो की चीजें थी या वही अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जो चीजें थी कि फूट डालो राज करने वाली बात थी। कहते तुम जब तक इनको बांटोगे नहीं तो ये बंटेंगे नहीं तो वोट बैंक कलेक्ट नहीं करेंगे। तो वोट बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक तबका खुश हो जाएगा, वहां से इनको वोट ले लेंगे, वो कैंडिडेट उनका हो जाएगा। तो सरकार पे इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं। कितने सत्य हैं कितने झूठ है ये तो कहा जाना अभी के लिए आसान नहीं है इस बातों का, या मेरे लेवल पे तो इतना कह पाना आसान नहीं है, लेकिन जो हो रहा है मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि ऐसा हो रहा है फिलहाल के लिए।
आप भी अपनी प्रतिक्रिया देना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये विरोध जो हो रहे हैं ये जायज है, या ये नियम जो अभी लाए गए हैं, जो ये राजपत्र की बात में बात कर रहा था, ये राजपत्र क्या ये आपका बिल्कुल सही है? इन नियमों को भी मैंने आपको बता दिया। लोग क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में भी मैंने बता दिया। मेरे अपने पक्ष इतने कहते हैं कि समय बताएगा क्या समय रहता है आपका। बाकी आप अपना पक्ष जरूर रखिएगा, मेरे पक्ष भी मैं सेपरेट वीडियो में जरूर आपको शेयर करूंगा इसके ऊपर क्या रहते हैं। फिलहाल के लिए जो समाज में चल रहा था वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, बता दिया है कि यूजीसी के लिए बातें हो क्यों रही है ये। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। राधे राधे।